नमस्ते। हमारे 2025 की सीरीज चैलेंजेस 2025 चुनौती 2025 एजेंडा 2025 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ जगदीश चोखर साहब हैं जो भारत में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लोकतंत्र मजबूत हो, उसको लेके बहुत प्रयासरत हैं। इनकी संस्था एडीआर से भी और इंडिविजुअली भी हर जगह ये जहाँ जाते हैं इसकी बात करते रहते हैं। आज एक नई चीज भी पता लगा, आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्टोरी आई है और बीजेपी ने तो अपना खर्चा फर्चा दिया नहीं है, बताया नहीं है। बाकी को लेके ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग बड़ा गड़बड़ किए हैं। खैर, चोकर साहब, जो बेसिक चीज है कि आपके के लिहाज से, आपके चश्मे से, इस डेमोक्रेसी में, इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बीच में जो रिश्ता है, उसके लिए क्या भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं? हालांकि 2 ही इलेक्शन होने जा रहे हैं इस साल विधानसभा के, लेकिन आपके हिसाब से क्या-क्या मुख्य चैलेंजेस भारत का लोकतंत्र फेस कर रहा है? देखिए, भारत का लोकतंत्र कोई चैलेंजेस 2025 में मैं समझता हूँ नए नहीं फेस कर रहा है। जब आप लोकतंत्र के चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमारा देश एक देश है जो अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन जिसमें लोकतंत्र के जो स्तंभ गिने जाते हैं, राजनीतिक दल, वो कोई भी लोकतांत्रिक नहीं है। ये जो चैलेंज या प्रॉब्लम या आयरनी हमारे देश के लोकतंत्र की है, ये चली आ रही है बरसों से। ये कहना कि ये 2025 में चैलेंज होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज चला आ रहा है पिछले कई 20, 30, 40, 50 वर्षों से, और मुझे लगता है ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर चैलेंजेस की लिस्ट आप बनाएं लोकतंत्र और चुनावों के लिए, तो सबसे ऊपर यही मुद्दा आता है कि राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक होना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही सेल्फ एविडेंट चीज है। इसके कहने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। तो पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि राजनीतिक दलों को आंतरिक रूप से ऐसा लोकतांत्रिक बनाया जाए कि वो दिखने वाले को लगे, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डेमोस्ट्रेबली इंटरनली डेमोक्रेटिक। ये नहीं कि मैंने कह दिया डेमोक्रेसी है मेरे अंदर, जैसे चीन में डेमोक्रेसी है, सिंगापुर में डेमोक्रेसी है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए राजनीतिक दलों में जो देखने वाले को खुद से दिखे कि हाँ ये लोकतांत्रिक है। जैसे हम देखते हैं इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में पॉलिटिकल पार्टियों में चुनाव होते हैं और 4-4, 6-6 लोग खड़े होते हैं और फिर उनके एलिमिनेशन राउंड होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। तो डेमोस्ट्रेबली इंटरनली डेमोक्रेटिक राजनीतिक दलों का होना पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है, वो भी पहले से चला आ रहा है, राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपने अभी अभी जिक्र किया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की नई रिपोर्ट एक आई है। इससे 2-3 दिन पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट की आई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन राजनीतिक दलों को कहां से पैसा आता है, कितना पैसा आता है और वो पैसा कैसे खर्च होता है, इसकी असलियत किसी को पता नहीं है, सिवाय राजनीतिक दलों को। उनको पता होगी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो ऐसे जो संस्थान हैं कि जिनके पैसे का नहीं पता, उनमें हम अपनी पूरी आस्था रखते हैं, उनको हम ये अधिकार देते हैं कि वो ये फैसला करें कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। ये बड़ी एक असमंजस की बात है कि कभी कभी ये लगता है कि हम कौन सी फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं कि वो लोग हम पे राज कर रहे हैं, सो टू से, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये तो दो हैं लॉन्ग स्टैंडिंग चीजें
जो चली आ रही है बरसों बरसों से, इनमें हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं, हम लोगों को सफलता नहीं मिली है। उसके बाद जो कुछ नई चीज, अच्छा एक तीसरी चीज जो कई सालों से चली आ रही है वो ईवीएम की है। ईवीएम में पहले कहा जाता था बरसों पहले कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, तो फिर ये पता लगा वो स्टैंड अलोन तो कभी भी नहीं थी। उसमें एक ईवीएम थी और एक कंट्रोल यूनिट था जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रहता था, तो 2 यूनिट तो थे ही शुरू से। फिर उसमें तीसरा जुड़ गया वीवीपैट, वीवीपैट में चौथा जुड़ गया सिंबल लोडिंग यूनिट। तो 4 ये उसके हिस्से हैं। इसी चक्कर में, इसी वजह से चुनाव आयोग ने ईवीएम को अब ईवीएम कहना बंद कर दिया है, उसको वो बैलेटिंग यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट, वीवीपैट, सिंबल लोडिंग यूनिट, 4 तो हैं ही हैं। फिर एक और है, जिस लैपटॉप से सिंबल लोडिंग यूनिट को लोड किया जाता है, वो 5वां हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम 5 मशीनें तो हैं। उन मशीनों का आपस में क्या रिश्ता है, कौन सी मशीन किससे कैसे कम्युनिकेट करती है, ये सब एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को पता नहीं है। अच्छा, एक तो ये मुद्दा है ही है, ये बरसों चला आ रहा है। अब आप लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो गया ईवीएस। इस सिस्टम के पहले चुनावों की घोषणा होती है कि किस स्टेट में किस तारीख को चुनाव होगा। कभी कभी ये हो जाता है कि ये बता दिया जाता है कि इस स्टेट के चुनाव का नतीजा इस तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जिस तारीख को वोट डलेंगे वो नहीं डिक्लेयर होता जी। तो चुनावों का शेड्यूल डिक्लेयर होना एक अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है, और उसमें भी कुछ ना कुछ उलटफेर होता है। उससे पहले वोटर लिस्ट होती है। अब क्योंकि ये जो सिस्टम है वोटिंग का, उसमें ये पता लग सकता है कि किस बूथ में किस पार्टी के कितने वोट डले। जी। वो एक चीज है टोटलाइजर, वो इलेक्शन कमीशन बरसों से कह रहा है और सरकार मान नहीं रही है। तो ये पता लग जाता है किस बूथ में किसको कितने वोट डले। उस एनालिसिस को लेके फिर वोटर लिस्ट में हेरा फेरी होती है, ये लगता है। क्योंकि अभी दिल्ली में हाल ही में आया है, उससे पहले यूपी में आया था, हरियाणा में आया था। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से पहले। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अच्छा जी, शाम को 7 बजे या 11 बजे बता दिया कि 66% वोटिंग हुई है। तो 2 दिन बाद कहते हैं नहीं जी ये तो 68% थी। तो ये कैसे होता है ये नहीं पता। अभी मैंने एक लेख लिखा था ये कि उसमें लिखा था कि भाई दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट होगा। अब ये कहते थे पहले कि भाई दूर दराज इलाकों से ईवीएम आने में देर लगती है और कुछ हो जाता है। अब दिल्ली स्टेट में तो कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां सड़क नहीं बनी हुई। तो अगर रात को 11 बजे भी वोटें खत्म होगी तो सुबह 6 बजे तक या रात में 3 बजे तक मशीन आ जाएगी। तो आप 5 तारीख को वोटिंग करिए और 6 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। अगर 1-2 किसी बूथ में रीपोलिंग डिक्लेयर होती है तो उसका रिजल्ट अगले दिन दे दीजिए। तो 8 तारीख तक ये क्या, मैंने ये पूछा था भाई 3 दिन की क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि वोटिंग पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, उसके पहले और उसके बाद ये सारी चीजों को आप लगाएं। तो मैंने इसको नाम दिया है नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम। ये मैंने डेक्कन हेरल्ड में आर्टिकल लिखा था, उसमें पूरा चार्ट बनाया हुआ है। तो ये जो नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम है, इसमें कई स्टेजेस हैं और हर स्टेज पे धांधलेबाजी होने की संभावना है। और एक स्टेज जब दूसरे स्टेज से लिंक होती है, उस लिंक में भी धांधलेबाजी होने की संभावना है। इन सब आशंकाओं को दूर करना मैं समझता हूं देश के चुनाव और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 5-10 साल में जो देखा गया है,
हमारा चुनाव आयोग किसी भी चीज में पारदर्शिता करने को तैयार नहीं है। हालांकि हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी बार बार ये कहते हैं कि हमारा तो एक ही प्रिंसिपल है, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, लेकिन वो डिस्क्लोजर कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। तो ये नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और उसमें लोगों का ट्रस्ट पैदा करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर आम जनता का चुनावी सिस्टम में यकीन कम हो गया या खत्म हो गया तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा कोई नहीं है। तो मैं समझता हूं ये नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज 2025 का मुझे लगता है। इससे पहले जो मैं 2-3 बता चुका हूं उसके अलावा। लेकिन मैं एक चीज और जरा पूछ लूं आपसे, क्योंकि एक बड़ा जोर है इस समय सरकार का एक देश एक चुनाव, उस पर उन्होंने कुछ बना दी है कमेटी, लेकिन वो चाहती है कि एक देश है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए वो भी एक चैलेंज है, एक देश एक चुनाव? देखिए, वो लोकतंत्र के लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरा ये अपना मानना है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं ज़्यादातर चीज़ों में गलत ही होता हूँ, कि ये एक देश एक चुनाव कभी होगा नहीं। इसके लिए जो संविधान में बदलाव करने हैं वो बदलाव नहीं हो पाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर किसी वजह से वो हो भी जाते हैं तो उनको अदालतों में चुनौती दी जाएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं और वो जुडिशियल चैलेंज को पास नहीं कर पाएंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। तो इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। या तो ये कहते हैं भाई ये बेवकूफ़ी है कि मैं समझता हूँ क्योंकि वो होगा नहीं तो उसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। और उसकी एक वजह ये है कि ये कहानी 2014 से चल रही है। 2016 से तेज हुई, 2018 तक बहुत चर्चा हुई। मैं उन 2-3 साल में कम से कम 26 सेमिनार और वर्कशॉप्स और चर्चाओं में गया पूरे देश में। फिर 2018 में मैंने एक 44 पन्ने का पर्चा लिखा, वो हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी में छापा। मैंने उसमें यही लिखा था कि ये देश की जनता को व्यस्त रखने के लिए एक मुद्दा उठाया गया है, ये होने वाला नहीं है। इस पे हमें देश के संसाधनों को बेकार में खर्च नहीं करना चाहिए। हमारे पास दूसरे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। तो 2018 में वो हो गया था, लगता था कि ये अब बात बंद हो गई है। अब फिर 2023 में एक कमेटी बना दी गई आउट ऑफ द ब्लू और उसमें पूर्व राष्ट्रपति को उसका चेयरमैन बना दिया गया। उस कमेटी ने 2024 में रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट सरकार ने फटाफट एक्सेप्ट कर ली और अब उसको लागू करने के लिए ड्राफ्ट बना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी चलती रहेगी जिसमें जनता को थोड़ा सा डाइवर्जन होता रहेगा और हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अगर वो होता है, और मैं ये अगर बहुत जोर के साथ कहना चाहता हूं, अगर वो होता है तो देश का लोकतंत्र बिल्कुल बदल जाएगा। वो 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर 1 ये 1 वो सब 1 होता चला जाएगा जी। तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में, मैं तो उम्मीद करता हूं कि ना हो। मैं छोटा साहब, एक और मेरा अंतिम प्रश्न है। एक खतरा मुझे दिख रहा है कि वो 2025 में ही हो जाएगा कि 26 में, जो ये डीलिमिटेशन का बात हो रही है कि फिर से चुनावों में किसकी कितनी सीट होंगी इस पे होगा, और उसको लेके दक्षिण के राज्य बहुत आशंकित हैं, उनके पास उनकी बहुत आशंकाएं हैं। मैं इस पे एक छोटी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये भी बड़ी अच्छी आपने बात पूछी। मेरा ख्याल है डीलिमिटेशन में वो कहावत याद आती है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्योंकि डीलिमिटेशन से पहले जनगणना होनी है और कानून में लिखा है कि जनगणना
होने जिस साल में जनगणना होती है उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, कुछ टाइम बाद, मैं भूल रहा हूं इस वक्त, लेकिन जनगणना होनी थी 2021 में, वो अभी तक नहीं हुई है। पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो मुझे तो लगता है जनगणना भी नहीं होगी, क्योंकि जनगणना होगी तो उसमें फिर जाति गणना का सवाल आएगा। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो महिलाओं के आरक्षण का बिल है, उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, महिला सशक्तिकरण कुछ ऐसे, जी, वो पास हो गया। रात को 12 बजे संसद का एक सदन हुआ, उसमें बड़ा ऐतिहासिक ये फैसला हुआ। फैसला क्या हुआ कि अगली डिलिमिटेशन के बाद वो चालू होगा। तो महिलाएं भी खुश हैं, और जो समझदार महिलाएं हैं उनको पता है कि ये कभी होने नहीं वाला। तो ये सारी चीजें हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा। ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त है उम्मीदों की और ख्याली पुलावों की, क्योंकि ये आप सही कह रहे हैं कि जिस दिन डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा उस दिन दक्षिण के राज्यों में बहुत दुविधा होगी। अभी भी एक दक्षिण के राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब लोगों को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो कहा तो भारत में जनसंख्या का एक प्रॉब्लम है, और एक स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, और कुछ और धार्मिक संस्थानों के लोग भी कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये डिलिमिटेशन का इन सब चीजों से ताल्लुक है। और डिलिमिटेशन धार्मिक संस्थान ही नहीं, कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करती हैं, वो कह रही हैं भाई। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के लोग कह रहे हैं। तो डिलिमिटेशन एक ऐसा औजार है जिससे बहुत जगह मामला ढीले होंगे और टाइट होंगे। तो डिलिमिटेशन को हाथ लगाना आजकल के राजनीतिक माहौल में किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। जी। और ये सोचना कि हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, जब डिलिमिटेशन की बात आएगी तो जो दक्षिण के राज्य हैं, वो पिछले जो फाइनेंस कमीशन बना था, 15वां फाइनेंस कमीशन, उसमें भी दक्षिण के राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मिलके स्टैंड लिया था, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वेलबींग का सवाल आ जाता है। तो डिलिमिटेशन सिर्फ वोट का धंधा नहीं है। डिलिमिटेशन से आपके जो जीने के वो है, जीने के तौर तरीके हैं और जीने के रिसोर्सेज हैं, उन पे फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा। तो डिलिमिटेशन भी वन नेशन वन इलेक्शन टाइप चीज है, इतनी आसानी से नहीं होने वाली। जी, मैं जगदीश साहब दर्शकों को एक चीज बताते चलूं कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में एक 30 साल पुराना कानून था जो कहता था कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आप म्युनिसिपल और लोकल इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। उन्होंने उसको रिपील किया और नए कानून ये बनाया कि 3 होंगे तभी लड़ सकते हैं। हाँ, ये डिलिमिटेशन का प्री डिलिमिटेशन असर है। और ये दुनिया के उस देश में जहां की आबादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, और चंद्रबाबू नायडू को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, साइंटिफिक माइंडेड, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक माइंड का बोला जाता है, ये उसकी वानगी है। आपसे जैसे प्री मॉनसून शावर होते हैं, ये प्री लिमिटेशन शावर है। थैंक यू सो मच जगदीश भाई साहब फॉर ज्वाइनिंग। और हमें हरदम अच्छा लगता है जब आपसे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू।